नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज फिर से हम लेके आए आप लोगों के लिए पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डिस्कस करेंगे उनके बारे में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बॉयलर वेट प्रिजर्वेशन। बॉयलर का वेट प्रिजर्वेशन क्या होता है, ठीक ना। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे बॉयलर का प्रिजर्वेशन होता है वो दो टाइप से होता है, ठीक ना। एक तो हमारा वेट होता है और एक ड्राई होता है, ठीक ना। तो जब कभी भी हमें हमारा बॉयलर को लॉन्ग टाइम के लिए अगर शटडाउन में रखना रहता है तो उस समय हम क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। अगर नहीं रखेंगे प्रिजर्व करके तो क्या होगा, जितने भी प्रेशर पार्ट्स हैं तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे और वो कोरोजन हो जाएगा उनको, ठीक है। वो उसमें मतलब वो सही नहीं रहेगा, ठीक ना। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने जितने प्रेशर पार्ट्स हैं बॉयलर को बचा के रखने के लिए उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो जो हम वेट प्रिजर्वेशन करते हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वेट प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं कि जितने भी हमारे प्रेशर पार्ट्स हैं ना उनको हम हाई पीएच के वाटर से फिल कर देते हैं, ठीक है। पीएच कितना मेंटेन करते हैं, जो हम वाटर फिल करते हैं उसमें उसका पीएच हम 10 रखते हैं और उसमें हम हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं। N2H4 जो हम मेंटेन करते हैं वो अराउंड 200 ppm, ठीक है ना। कितना मेंटेन करते हैं, जो हम पीएच जो हम पानी फिल करेंगे जितने भी प्रेशर पार्ट्स हैं आपके, लाइक सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, ठीक ना, जो कुछ भी है प्रेशर पार्ट्स, तो उनमें हम जो पीएच मेंटेन करेंगे 10 पीएच का पानी फिल कर देंगे और उसमें जो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मेंटेन करेंगे वो 200 ppm के करीब मेंटेन करते हैं, ठीक ना। और इसको स्लाइड थोड़ा सा मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है स्लाइटली ऊपर प्रेशराइज करके छोड़ देते हैं, लाइक मान लीजिए कि 2 to 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। 2 से 3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इतने प्रेशर पे हम उसको प्रेशराइज करके बॉयलर को छोड़ देंगे, ठीक ना। और कंटिन्यू हम इसका पीएच का और जो हमारा कंसंट्रेशन है आपका हाइड्रोजन का, ठीक ना, N2H4 का, इसका कंसंट्रेशन कंटिन्यू हम चेक करते रहते हैं, ठीक ना। अगर जब कभी हमें कम लगता है तो हम इसको वापस डोजिंग कर देते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, हम हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि हमारे वाटर में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक ना। ऑक्सीजन क्या होगा तो क्या करेगा, जितने भी हमारे प्रेशर पार्ट्स हैं उनको वो डैमेज कर देगा, ठीक ना। तो ऐसे ही हम वेट प्रिजर्वेशन करते हैं, ओके। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई नेचुरल सर्कुलेशन इज लिमिटेड इन सुपर क्रिटिकल बॉयलर। जो हमारे सुपर क्रिटिकल बॉयलर होते हैं उनमें जो हमारा नेचुरल सर्कुलेशन होता है वो लिमिटेड क्यों होता है, उसमें हम नेचुरल सर्कुलेशन क्यों नहीं कर पाते, ठीक ना। तो क्या होता है, देखिए, जो हमारा नेचुरल सर्कुलेशन होता है वो हमारा डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है, ठीक ना। जो हमारा स्टीम है उसकी डेंसिटी कम होती है और जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या होता है, हमारा नेचुरल सर्कुलेशन होता है। स्टीम डेंसिटी कम होने से क्या होता है, ऊपर उठते रहती है, और जो हमारा वाटर है उसका डेंसिटी हैवी होता है तो वो ऊपर नहीं उठ पाता, ठीक ना, वो नीचे नीचे रहता है। तो बट इन केस आप सुपर क्रिटिकल बॉयलर देखेंगे तो उसमें क्या है कि हमारा जब जो हम वाटर सप्लाई करते हैं तो वाटर सप्लाई के बाद जो हमारा स्टीम एंड वाटर का मिक्सचर जो बन रहा है आपका सब क्रिटिकल बॉयलर में, वो उसमें नहीं बनता, ठीक ना। वहाँ पे वाटर से सीधे आपका स्टीम फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। वहाँ पे जो हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन होता है वो जीरो होता है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है कि हमारा सुपर क्रिटिकल बॉयलर में क्या होता है कि हमारा नेचुरल सर्कुलेशन नहीं हो पाता, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। जो हम कोल में एनालिसिस करते हैं दो टाइप का, एक अल्टीमेट होता है एक प्रॉक्सिमेट होता है, ठीक ना। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि कितना केमिकल कंपोजिशन है इसका, ठीक ना, क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है वो हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में एनालाइज करते हैं। लाइक जैसे कोल में आपका एस कितना है, ठीक ना, मॉइस्चर कितना है, वोलेटाइल मैटर कितना है, ठीक, फिक्स कार्बन कितना है, ठीक। तो ये सब हम किससे निकालते हैं, आपका प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है, ठीक ना। क्या क्या निकालते हैं, एस कितना है, मॉइस्चर कितना है, वोलेटाइल मैटर कितना है, फिक्स कार्बन कितना है, ठीक ना। तो ये सब जो केमिकल कंपोजिशन है हमारे कोल का वो हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से एनालिसिस करते हैं, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज रैट होलिंग। रैट होलिंग क्या है, ठीक है। तो रैट होलिंग जो टर्म है ये हमारा जो हमारे कोल बंकर हो गया फिर कोई साइलो हो गया, ठीक ना, उससे रिलेटेड है, ठीक ना। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है रैट होलिंग। मान लीजिए ये हमारा एक कोल बंकर ही मान लेते हैं, ठीक है, कोल बंकर है। तो इसमें क्या होगा, रैट होलिंग क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा पूरा पल्वराइज कोल से फिल है, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पल्वराइज कोल से
फील्ड है, ये पूरा भरा हुआ है। तो इसमें क्या होगा ना कि हमारा जो ये साइड के पोर्शन है, साइड के पोर्शन पूरे स्टिकी हो जाएंगे, ठीक ना। ये साइड के पोर्शन क्या होता है, हमारे जो साइड के पोर्शन क्या होते हैं, ये जो इधर वाले मटेरियल है आपके कोल पार्टिकल्स है, ये इसमें चिपक जाएंगे, ठीक ना। इसमें चिपक जाएंगे और जो हमारा वनली जो हमारा बंकर से कोल गिरेगा या फिर साइलो से हमारा जो कुछ मटेरियल है वो गिरेगा, वो केवल इस पोर्शन में गिरेगा, ठीक ना। ये साइड वाले सारे चिपके रहते हैं, ठीक ना, इसमें चिपक जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, रैट होलिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रैट होलिंग। रैट होलिंग में क्या होता है कि जो साइड पोर्शन है, साइड वॉल है हमारा साइलो का या फिर हॉपर का, उसमें जो हमारा मटेरियल है वो स्टिकी हो जाता है, उसमें वो चिपक जाता है और जो हमारा मटेरियल का फ्लो होता है, मतलब मटेरियल आगे गिरता है नीचे, वो केवल बीच से ही गिरता है, ठीक ना। ये होता है हमारा रैट होलिंग। नेक्स्ट है हाउ टू डिटरमाइन बॉयलर नीड टू केमिकल क्लीनअप। जो हम बॉयलर का केमिकल क्लीनअप करते हैं, ठीक ना, तो वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि भाई इतने सर्टेन पीरियड के बाद हमें केमिकल क्लीनअप करना है, ठीक ना। एक बार तो जब हमारा कमीशनिंग हुआ उस टाइम पे हमने कर दिया, उसके बाद हमें कब पता चलेगा या फिर कैसे पता चलेगा कि हमें केमिकल क्लीनअप करना है। तो इसका बेस्ट वो मेथड है आपको पता करने का। जो भी हमारे बॉयलर के ट्यूब्स है, ठीक ना, वाटर बॉल के ट्यूब्स है जो हाई हीट जोन में, ठीक ना, जो हाई हीट जोन में है उनका कटिंग करके, मतलब एक स्पूल पीस टाइप का कटिंग करके हमें उसके इनसाइड इंस्पेक्शन करना रहता है। अगर उसमें डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमें ये इंश्योर हो जाएगा कि हमें केमिकल क्लीनअप करना है, ठीक ना। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। कैसे, जो भी हमारा हाई हीट जोन है बॉयलर में, उस एरिया का हमें जो वाटर बॉल के ट्यूब्स हैं स्पूल पीस कट करके वहाँ पे हम चेक कर लेंगे, सैंपल चेक कर लेंगे कि अगर यहाँ पे ज़्यादा स्केलिंग हो रहा है या फिर ज़्यादा इनसाइड ट्यूब्स के इनसाइड ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है तो फिर हमें केमिकल क्लीनअप करना पड़ेगा। ओके, तो इससे हम ट्यूब्स का इंस्पेक्शन करके पता कर पाते हैं कि हमें हमारा जो बॉयलर है, बॉयलर में केमिकल क्लीनअप करने की जरूरत पड़ गई है। ओके, व्हाट इज रन बैक इज बॉयलर। जो हमारा बॉयलर होता है, बॉयलर में रन बैक क्या होता है। तो अगर आप बड़े प्लांट की बात करेंगे जो हमारे जैसे कि 660 मेगावाट है, 500 मेगावाट हो गया, तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो भी हमारे आईडी फैन है, एफडी फैन है, पीए फैन है, फिर कोल पल्वराइजर है, तो मेनली फैन की बात करते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो फैंस हैं वो सारे दो है, ठीक है ना। एक जो फैन है वो एक इक्विपमेंट है, उसकी 60% कैपेसिटी होती है मतलब प्लांट को चलाने की। जैसे कि एक आईडी फैन, एक एफडी फैन, एक पीए फैन पे आप 60% तक लोड चला सकते हैं, ठीक ना। तो रन बैक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका दोनों आईडी, दोनों एफडी, दोनों पीए और जितने भी मिल है 4 या 5 सारे सर्विस में, ठीक ना। तो अगर इन केस क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक आईडी आपका ट्रिप करता है, ठीक ना, तो एक आईडी ट्रिप करता है तो रन बैक क्या बोलता है, रन बैक के हिसाब से एक आईडी ट्रिप किया तो आपका एक एफडी भी ट्रिप करेगा और उसके हिसाब से आपका पीए भी ट्रिप करेगा और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली आपका मिल भी ट्रिप करेगा और उसके हिसाब से फिर आपका लोड कम होगा, ठीक ना। तो ये होता है रन बैक, ठीक। अगर मान लीजिए कि आपके फैन सारे चल रहे हैं, ठीक ना, और अगर कोई आपका कोल पल्वराइजर ट्रिप हो जाता है, ठीक है ना, तो कोल पल्वराइजर या फिर कोल मिल जो भी बोलिए, वो अगर ट्रिप होता है तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो बॉयलर से आपका लोड कट होगा और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपका मान लीजिए 60% से ज़्यादा लोड कट हो जाता है तो आपका आईडी और एफडी ये भी एक एक ट्रिप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है रन बैक। ओके, और नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ सूट ब्लोअर ट्रिपेड ऑन ओवर करंट ड्यूरिंग फॉरवर्ड कंडीशन। क्या बोल रहा है कि जैसे कि हम सूट ब्लोअर ऑपरेट करते हैं, ठीक ना, सूट ब्लोअर ऑपरेट कर रहे हैं और फॉरवर्ड कंडीशन में हमारा जो सूट ब्लोअर वो ट्रिप हो गया ओवर करंट पे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें लोकल से उसको लोकल पुश बटन से या फिर उसमें क्या होता है कई बार पीछे ना वो दिया रहता है आपका वो अरेंजमेंट दिया रहता है, पीछे से आप घुमा के उसको निकाल सकते हो, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पुश बटन से हमें लोकल से जाकर उसको मैनुअली बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक ना। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, वो अंदर हीट में डैमेज हो जाएगा। और नेक्स्ट है व्हाई वी टेक फर्स्ट हॉगर ड्यूरिंग वैक्यूम पुलिंग। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम टरबाइन रोलिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो टरबाइन रोलिंग से पहले क्या करते हैं, हम वैक्यूम पुलअप करते हैं। तो वैक्यूम पुलअप के लिए हम हॉगर ही क्यों सर्विस में लेते हैं, ठीक ना, इजेक्टर क्यों नहीं सर्विस में ले लेते। तो इसका रीज़न ये है कि देखिए हॉगर से क्या होता है, हॉगर का हमारा जो एग्जॉस्ट है वो कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक ना, उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। बट इजेक्टर में क्या होता है, इजेक्टर में वापस वो कंडेंसर में ही रहता है, ठीक ना, सरफेस कंडेंसर में जाता है, मतलब एक क्लोज सर्कल रहता है, क्लोज साइकिल रहता है।
तो जब भी हमारा प्लांट बंद होता है तो कंडेंसर में क्या होता है, बहुत सारी नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती है। तो जब भी हमारा प्लांट बंद होता है तो जो हमारे कंडेंसर हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे नॉन कंडेंसेबल गैसेस रहती है, ठीक ना। तो अगर हम इजेक्टर सर्विस में लेके, ठीक ना, इजेक्टर सर्विस में लेके वैक्यूम बिल्डअप करेंगे तो क्या होगा कि जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस है वो तो वापस आपका सरफेस कंडेंसर क्लोज साइकिल में आ गया, ठीक ना, वो बाहर निकली ही नहीं। तो क्या होगा, हमारा वैक्यूम बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले हॉवर को सर्विस में लेते हैं, और जो हॉवर का जो एग्जॉस्ट है वो तो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो जो भी हमारी नॉन कंडेंसेबल गैसेस है वो तो एक बार निकल गई, ठीक ना, एक बार निकल गई एटमॉस्फेयर में चली गई। अब आपका कंडेंसर में कुछ नहीं है, जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस थी वो तो सारी निकल गई। तो उसके बाद जैसे ही हमारा वैक्यूम बिल्डअप हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इजेक्टर को सर्विस में ले लेते हैं। तो इजेक्टर को सर्विस में लेने के बाद क्या होता है कि जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस ज़्यादा तो होती नहीं, थोड़ी बहुत अगर कुछ बची रहती है तो उनको वो फिर इजेक्टर उनको बाहर रिमूव करते रहता है। ओके, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा हॉगर है वो ज़्यादा इफिशिएंट होता है, और इसलिए हम हॉगर को पहले सर्विस में लेते हैं जब भी हमें वैक्यूम बिल्डअप करना रहता है। ओके, तो ये रीज़न है कि हम हॉगर को पहले सर्विस में लेते हैं जब हम टरबाइन रोल करने जाते हैं और पहली बार वैक्यूम पुल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट मीन बाई हैवी ब्लैक स्मोक फ्रॉम चिमनी। क्या बोल रहा है कि अगर आपके चिमनी से बहुत ज़्यादा ब्लैक की स्मोक आ रहा है तो आप, दैट मीन्स क्या है, उसका मतलब क्या है। तो अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक आ रहा है, दैट मीन्स कि जो हम क्या हो रहा है कि हमने फ्यूल बहुत ज़्यादा दे दिया है, कंबस्चन हो नहीं रहा है, और एयर की कमी, ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे, दैट्स वाई कंबस्चन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक आ रहा है तो दैट मीन्स कि फ्यूल बहुत ज़्यादा है और एयर है नहीं, कंबस्चन हो नहीं रहा वहाँ पे, ठीक ना। तो इसलिए हमारे चिमनी से ब्लैक स्मोक आएगा। ओके, क्या बोल रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रिलीफ वाल्व, ठीक ना, क्या है ERF, इलेक्ट्रिकल रिलीफ वाल्व, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिकल रिलीफ वाल्व क्या होता है, ये जनरली हम आपको अगर देखने को मिलेगा तो जनरली MS जो मेन स्ट्रीम की लाइन है उसमें लगा होता है, ठीक ना। तो ये जनरली इसलिए लगाया होता है कि जो भी हमारा एक्सेस प्रेशर हो लाइन का वो ये रिलीज कर देता है, ताकि उससे क्या होता है, उससे फ़ायदा क्या होता है हमारा, कि जो हमारा सेफ्टी वाल्व कंटिन्यू पॉपअप ना करे वो बच जाता है यहाँ पे, ठीक ना। मतलब हमारा सेफ्टी वाल्व पॉपअप करेगा उससे पहले ही क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल रिलीफ वाल्व है ये उठ के जो भी एक्सेस प्रेशर होता है उसको रिलीज कर देता है। ओके, इसलिए हम क्या होता है ERF यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल रिलीफ वाल्व का यूज करते हैं। ओके, एक तरह से सेफ्टी वाल्व ही बोल सकते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन है व्हाई मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन गिवन इन पंप। क्या बोल रहा है कि जो हम मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन देते हैं पंप में वो क्यों देते हैं, ठीक ना। तो मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन देने का रीज़न ये है कि कुछ भी एबनॉर्मलिटीज आई पंप में या फिर कोई एबनॉर्मलिटीज आई प्रेशर में, उससे हम अपने पंप को सेव कर सकें, ठीक ना। इसलिए क्या करते हैं, हम जो मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन है वो देते हैं। ओके, पंप में। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाई अटेम्परेशन। अटेम्परेशन क्या होता है, तो अटेम्परेशन क्या होता है कि जो हमारी सुपर हीटेड स्टीम होती है ना, अगर उसका टेम्परेचर जो हमारा रेंज है उससे ज़्यादा चला जाए तो हम अटेम्परेशन करके उसके टेम्परेचर को विद इन रेंज लाते हैं, ठीक ना। तो सुपर हीटेड टेम्परेचर कंट्रोल करने का एक मेथड है अटेम्परेशन, ठीक ना, जिससे हम क्या करते हैं, जो हमारा सुपर हीटेड टेम्परेचर है वो उसको कंट्रोल करते हैं, विद इन रेंज में रखते हैं, ठीक ना, किससे, विद द हेल्प ऑफ अटेम्परेशन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज कोजनरेशन। कोजनरेशन क्या है, तो कोजनरेशन वो प्लांट है या फिर उसको कोजनरेशन बोलते हैं हम, जहाँ पे हम जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, फ्यूल का यूज पावर जनरेशन के लिए भी कर रहे हैं, और फिर उससे जनरेटेड जो स्टीम है उसका यूज हम प्रोसेस के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए आप, पेपर इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया, तो इसमें क्या होता है कि पहले हम कोल का यूज़ क्या करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं पावर जनरेशन के लिए, ठीक ना। और उसके बाद फिर उस जो हमारे स्टीम से जो हमारी टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम निकलती है उसका यूज़ हम फिर हीटिंग के लिए करते हैं, ठीक ना। ये होता है हमारा कोजनरेशन प्लांट, ठीक ना। और नेक्स्ट है द RPM ऑफ रीजनरेटिव APH। तो जो RPM होता है हमारा रीजनरेटिव APH का, ये 3 to 5 RPM होता है, ठीक ना। कितना होता है, 3 to 5 RPM। ओके, नेक्स्ट है विच मटेरियल यूज फॉर ड्रम। जो हम बॉयलर ड्रम बनाते हैं या फिर जो बॉयलर ड्रम मैन्युफैक्चर होता है उसका मटेरियल क्या होता है, तो उसका जो मटेरियल होता है वो होता है SA 516 ग्रेड 70, ठीक ना। क्या होता है, SA 516 ग्रेड 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लार्ज पावर प्लांट जनरेटर कूलिंग इज डन बाई। क्या बोल रहा है कि जो हमारे बड़े प्लांट होते हैं लाइक
500 मेगावाट, 660 या फिर 800 मेगावाट। तो इनमें जो हम जनरेटर कूलिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? तो इनमें जो हम जनरेटर कूलिंग करते हैं वो H2 से करते हैं, ठीक ना। किससे करते हैं? हाइड्रोजन से। कैसे करते हैं? हाइड्रोजन से करते हैं। और फिर हाइड्रोजन की कूलिंग हम कैसे करते हैं? डीएम मोटर से करते हैं, ठीक ना। वो उसमें हमारा कूलर भी लगा रहता है। तो हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होता है हमारा, हाइड्रोजन अल्टरनेटर को कूल करता है और फिर हाइड्रोजन खुद कहाँ जाता है? आपका वाटर कूलर में कूल होता है। उसके बाद वहाँ से हम हाइड्रोजन को कहाँ भेजते हैं? ड्रायर में भेजते हैं। ड्रायर में क्या होता है? ड्रायर में हम इसलिए भेजते हैं ताकि कोई मॉइस्चर न रह जाए, ठीक है, हमारे हाइड्रोजन में कोई भी मॉइस्चर ना रहे। उसके बाद वापस आता है हमारा हाइड्रोजन अल्टरनेटर के इनसाइड, वहाँ फिर अगेन अल्टरनेटर कूल करता है, अगेन वहाँ से वाटर कूलर में जाता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन थे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।